गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हो ना? ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। एक चैनल मेरा पहले से है जिसका नाम स्टडी बडी नीट है, जिसमें कल एक वीडियो गया था जिसमें मैंने अपने बारे में बताया था। आप वहाँ पर जा कर के वहाँ मेरे बारे में आप जान सकते हो, जहाँ मैंने बताया था कि मैं बीआईटी सिंदरी का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना बायो के साथ एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा सकूँ, ताकि बीआईटी सिंदरी या फिर किसी और भी कॉलेज में जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें किसी भी डाउट में दिक्कत होती है तो वो यहाँ पर आ करके मुझसे सीख सकते हैं। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप अपना प्लेसमेंट में तो फोड़ोगे ही, आप इसे अपने गेट के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। इस चैनल को अपने गेट प्रिपरेशन के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा। और आपको पता ही है मेरा पढ़ाने का स्टाइल, मैं किसी भी चीज़ों को नहीं छोड़ता। मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं हर एक टॉपिक के बारे में बता दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रांसफार्मर बता रहा हूँ तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफार्मर में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन, मैं सारी चीज़ों के बारे में आपको टेक्निकल ज्ञान दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पहला वीडियो जो कि मैंने अबाउट योरसेल्फ डाला है, उसमें मैंने सोशल हैंडल अपना अपना सोशल हैंडल का लिंक डाला था। वहाँ पर आप जा सकते हैं, उसे विजिट कर सकते हैं और उसमें मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपके सारे डाउट का कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, मैं उसे सॉल्व करूँगा और आपके जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर आउट करूँगा। तो आज का टॉपिक है, आज मैंने पहला चैप्टर लिया है, बेसिक चैप्टर लिया है इलेक्ट्रिकल का। एक बेसिक एक या फिर कह सकते हो एक कोर का सब्जेक्ट है जिसका नाम इलेक्ट्रिकल मशीन है। आप इलेक्ट्रिकल मशीन जब पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहला आपको जो चीज़ पढ़ने मिलेगा, पहला मशीन जो पढ़ने मिलेगा वो है ट्रांसफार्मर। आप ट्रांसफार्मर जान गए तो आप सब कुछ जान जाओगे, क्योंकि आपको मैं आप जब इससे आगे पढ़ोगे तो थ्री फेज इंडक्शन मशीन पढ़ोगे, डीसी मशीन पढ़ोगे, सिंक्रोनस मशीन बनोगे। मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह देता हूँ कि ये सब जो मशीन बनते हैं ये भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर से ही बनते हैं। और ये ट्रांसफार्मर ही हैं जो रोटेट नहीं करता, वो स्टेटिक होता है। पता है ना? अरे यार, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तुम्हें पता होना चाहिए। सो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। और आप बोलोगे कि मास्टर तो पागल हो गया है, मास्टर ने तो बताया था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मशीन, जो भी चीज़ है वो ट्रांसफार्मर से ही बना है, तो ट्रांसफार्मर रोटेट क्यों नहीं करता? इसका भी आपको आंसर मिलेगा। इसके लिए बस आपको बशर्ते मेरे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जब आपका ट्रांसफार्मर ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास इसका आंसर तो ज़रूर होगा कि ट्रांसफार्मर रोटेट क्यों नहीं करता। थ्री फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर दोनों, आपको मैंने बताया कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज ट्रांसफार्मर से ही बना हुआ है। पर थ्री फेज ट्रांसफार्मर डज नॉट रोटेट, इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस, वेयर एज थ्री फेज इंडक्शन मशीन रोटेट्स। एंड देयरफॉर वो दोनों साथ होते हुए भी साथ नहीं है। मैं आपको इसका भी आंसर, आपको लास्ट तक इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के, ठीक है? और मैं बता देता हूँ कि आप जब भी पढ़िएगा तो मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ नोट करना है। और ये जो मैं बना रहा हूँ लेक्चर, ये आपके प्लेसमेंट्स एज वेल एज आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, उन सब में भी ये बहुत हेल्प करेगा। आप आसानी से आंसर्स लिख पाओगे, अपने भाषा में आंसर्स लिख पाओगे। और मैं अश्योर करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा, बशर्ते आपको मेरे साथ लगन, डेडिकेशन और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको मेरा वीडियो रेगुलर देखते रहना चाहिए, देखना पड़ेगा। और
आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का पहला लेक्चर है, इसमें मैं आपको ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रांसफार्मर का क्या फ़ायदा होता है, ट्रांसफार्मर के क्या लिमिटेशंस होते हैं, और फ्यूचर में ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ होगा, और ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ होते हैं ये भी मैं बताऊंगा, एप्लीकेशन भी बताऊंगा। तो आपको बशर्ते मेरे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। ये वीडियो पूरी देखें और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगले लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगा। चलिए चलते हैं। पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन। मैं आपको बताया हूँ, मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है कि मैं आपको हर एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन मतलब मैं ट्रांसफार्मर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब मैं ट्रांसफार्मर के बारे में स्टार्टिंग में एक समराइज में छोटे से पार्ट में सारा कुछ हल्का फुल्का बता दूंगा। इसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है आगे बताता हूँ। जो इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर। Transformer are essential component in electrical power systems. What is a power systems? Can anyone tell me? मैं बताता हूँ। पावर सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें क्या होता है कि पावर ट्रांसफर के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कोई एक जनरेटिंग स्टेशन में प्रोड्यूस होता है। वो प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आपका पंजाब में बनता है और उस इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत झारखंड में है, तो क्या होगा, पंजाब से झारखंड तक के बीच में एक वायर लगाया जाएगा जिसमें क्या किया जाएगा कि करंट को या फिर वोल्टेजेस को या पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम पंजाब टू झारखंड। पंजाब से झारखंड के लिए एक जनरेटिंग स्टेशन होगा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। एंड हियर जनरेटिंग स्टेशन इज पंजाब वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब देखिए, पंजाब से झारखंड के लिए जो वायर बिछेगा उसे ट्रांसमिशन लाइंस कहेंगे। ट्रांसमिशन लाइन इज द टर्म used for the term in which the electrical power is being transferred from generating station to the nearby substation present to the receiver। मतलब आपके घर के सामने जो भी सबस्टेशन प्रेजेंट होगा वहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाएगा, उस जो जनरेटिंग स्टेशन और नियर बाई सब स्टेशन के बीच का जो लाइन होगा उसको ट्रांसमिशन लाइंस कहेंगे। और आपके जो घर में जो आपको घर में जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सब स्टेशन से मिलता है। तो सब स्टेशन से आपके घर तक के लिए भी एक वायर बिछाया जाएगा जिसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू आपको क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। सो ही लिखा है कि ट्रांसफार्मर आर इसेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम समझ गए, मैंने क्या कहा आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बोलोगे कैसे मास्टर, पागल हो गए हो, आप ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे हो और पावर सिस्टम में घुस गए। नहीं बाबू नहीं बाबू, आपको पावर सिस्टम आपको हल्के फुल्के आइडिया दे दिया, इसलिए आइडिया दिया क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर के पैरेलल में एक पावर सिस्टम का भी लेक्चर चलाऊंगा और उसमें और आपको मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। देयरफॉर ट्रांसफार्मर में भी देखिए पावर सिस्टम्स का यूज़ आ गया। ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन इज कनेक्टेड टू पावर सिस्टम्स। सो अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं, इफ पॉसिबल ट्राई टू स्टडी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स ऑल्सो। आप इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स को भी साथ में पढ़ें। और मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो ट्रांसफार्मर होते हैं, यहाँ ये बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट की रोल उनका की रोल होता है। वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है जो की रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
ट्रांसफार्मर का यूज पावर सिस्टम में कहाँ होता है मास्टर, ये तो बता दो। मैं बताता हूँ, 1 मिनट पेन ले लेता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी था, एक सेकेंडरी बना रहा हूँ। दिस इज, ये जो है, ये जो चीज़ है इसको प्राइमरी कहेंगे, ये जो चीज़ है इसको सेकेंडरी कहेंगे, ठीक है। दिस इज अ प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज अ सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए गोल कहाँ मार रहा हूँ उसे देखिए, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। अब ट्रांसफार्मर, अब चलिए आपको मैं बता ही देता हूँ कि ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है इनका जो कॉइल है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन प्राइमरी स्टेप अप में कम होता है, प्राइमरी में कम होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा होगा। और स्टेप डाउन में आपका प्राइमरी में ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा। ठीक इसका उल्टा, स्टेप डाउन में क्या होगा कि प्राइमरी में कम, प्राइमरी में ज़्यादा, सेकेंडरी में कम। देखिए स्टेप डाउन मतलब क्या, आपको कम करना है, वोल्टेज को कम करना है, तो आप आउटपुट साइड को क्या करोगे, आउटपुट साइड के वाइंडिंग को कम करोगे। ये इनपुट के लिए हो गया, ये आउटपुट के लिए हो गया। मेरे पॉइंटर को देखिए, ये इनपुट के लिए हो गया और ये आउटपुट के लिए हो गया। तो इनपुट को अगर ज़्यादा रखोगे और आउटपुट को अगर कम करोगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा, बिकॉज कम मिल रहा है मुझे पावर, है ना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर हमको ज़्यादा पावर चाहिए तो सेकेंडरी का वाइंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। देयरफॉर देखिए क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप क्या करोगे, पावर ज़्यादा करोगे तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन कर देते हैं, और किसी भी मोमेंट में अगर हमको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग उसे स्टेप डाउन कर देते हैं। मोस्टली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन पावर सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मोस्टली आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आर इसेंशियल कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। 1 मिनट इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो इसेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स के, ठीक है। और ये क्रूशियल रोल करते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस क्या होते हैं, तो उनमें भी ट्रांसफार्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसेंशियल कंपोनेंट है। आपको मैंने बताया ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। आप अगर अपने घर में ट्रांसफार्मर रखोगे तो आपके नानी घर में ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा जो भी बोल रहा है वो सही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, नहीं पहुंचेगा बाबू। ट्रांसफार्मर आपके घर में है तो घर में ही रहेगा, वहीं से वर्क करेगा, वर्क फ्रॉम होम, समझ जाओ। ट्रांसफार्मर आर स्टैटिक डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे ही देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से मैं बताता हूँ, एक ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और ये एक सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पावर सोर्स दे देता हूँ, एक पावर सोर्स दे देता हूँ। देखिए एसी पावर दे दिया हूँ, और इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें मान लीजिए मैं लोड लगा देता हूँ, एक लोड लगा हुआ है यहाँ पर, दिस इज लोड, ये एक लोड है, ठीक है। देखिए मैं लेज़र पॉइंटर से समझाता हूँ। दिस इज़ अ प्राइमरी एंड दिस इज़ अ सेकेंडरी। प्राइमरी में मैं क्या कर रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ, एसी पावर दे रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या है, मैं एक लोड लगा दिया हूँ, तो एसी पावर क्या करेगा, पावर को डिलीवर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, डिलीवर करता है। ये बात हमेशा याद रखिए बाबू कि जो एसी पावर होता है या फिर जो भी डीसी पावर होता है वो क्या करता है, पावर को डिलीवर करता है। वही लोड होते हैं, लोड किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, आर एल सी दैट इज पैसिव एलिमेंट, दैट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। वो क्या करेंगे, पावर को लेते हैं, स्टोर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्टली रेजिस्टेंस होते हैं, मोस्टली रेजिस्टेंस क्या करते हैं, पावर को कंज्यूम करते हैं। देयरफॉर
क्या होगा इसमें, जब इलेक्ट्रिसिटी जब जब इसमें आप एसी पावर देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर करंट बहना स्टार्ट होगा। करंट बहेगा तो क्या होगा, इसका करंट बहेगा तो करंट बहने से क्या होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बन जाने की वजह से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे दूसरे वाले के साथ कनेक्ट, दूसरे वाले के साथ क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले के वाइंडिंग के साथ भी क्या करेगा, लिंकेज होगा, जिसे हम लोग फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। दिस इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बना वो अगर किसी एरिया में किस, मान लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कुछ इधर से आ रहे हैं, कुछ इधर से आ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस एरिया में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पर यूनिट एरिया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। फाई इज इक्वल टू क्या होते हैं, फाई इज इक्वल टू बी बाई ए। फाई इज इक्वल टू क्या होंगे, बी बाई ए, बी बाई ए, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही होता है कि प्राइमरी में आपका क्या होगा, प्राइमरी में रुके एक मिनट निकाल, प्राइमरी में क्या होगा कि आपको एसी पावर देंगे और सेकेंडरी में आप लोड लगा दोगे। तो एक तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फैराडे था। उन्होंने ये देखा था कि जब भी हम एसी पावर देते हैं किसी भी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में, तो क्या होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम जब भी एक सेकेंडरी कॉइल रख देंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक इंड्यूस्ड करंट पाया जाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि प्राइमरी में जो एसी सप्लाई दे रहे हो उससे क्या होगा, आपका एक उससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड में और उस मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाले के साथ लिंक करेगा, और सेकेंडरी वाले के साथ लिंक करके वो क्या करेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। और अगर लोड लगे होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट बनेगा, और इंड्यूस्ड करंट से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनेगा। वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा ट्रांसफार्मर आपको मैं आप हमको लगता है कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द ट्रांसफार्मर आर द स्टैटिक डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको मैं आगे में वर्किंग में आपको ये सब चीज़ क्लियर कर दूंगा। आपको आगे बताता हूँ। देखिए, द ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन द टू और मोर सर्किट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सर्किट टू दी अनदर सर्किट। प्राइमरी आपको मैंने बताया प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग इज वन सर्किट एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज अनदर सर्किट। तो प्राइमरी वाइंडिंग से आपने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है और इंड्यूस्ड करंट भी बहता है। सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सर्किट टू दी अनदर सर्किट। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज लेवल इन द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में क्या करता है, वोल्टेज लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया है, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल टर्म्स, अ ट्रांसफार्मर टेक्स इलेक्ट्रिसिटी एट वन वोल्टेज एंड चेंजेज इट टू दी अनदर वोल्टेज। ट्रांसफार्मर क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी लेता है फ्रॉम वन वोल्टेज और चेंज कर देता है अनदर वोल्टेज। सेम टू सेम वही बात है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। प्राइमरी का जो वोल्टेज होगा या तो स्टेप अप कर देगा सेकेंडरी को, या तो स्टेप डाउन कर देगा सेकेंडरी को। स्टेप अप करेगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन करेगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन कन्वर्ट हाई वोल्टेज फ्रॉम द पावर सिस्टम इनटू द लो वोल्टेज फॉर सेफ यूज इन होम्स एंड बिजनेस। देखिए, जो जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो हाई वोल्टेज के होते हैं। देयरफॉर वी यूज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि जो आउटपुट में पावर मिल रहा है उसे कम कर देता है। कम कर देने से क्या हो जाएगा, कम कर देने से क्या होगा बाबू, कम कर देने से ये होगा कि जो आपका जो एप्लियंसेस हो वो लो पावर रेटिंग में काम करते हैं। देयरफॉर आपको लो वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज नहीं चाहिए। अगर हाई वोल्टेज दोगे तो उसका कॉइल को जला देगा,
जला देने की वजह से आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे, और अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे तो आप मेरा लेक्चर भी नहीं देख पाओगे। आपका अगर लैपटॉप जल जाएगा, चार्ज लगाओगे, हाई पावर दोगे तो आपका लैपटॉप जल जाएगा और आप मेरा वीडियो नहीं देख पाओगे। इसीलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हाई पावर नहीं देना और मेरा लेक्चर रेगुलर देखना। चलो ठीक है, मजाक कर रहा था। द की कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर आर कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड वाइंडिंग्स। ट्रांसफार्मर में दो चीजें होती है, कोर एंड द वाइंडिंग्स। मैं आपको दिखाऊंगा आगे में, आपको ज़्यादा यहाँ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो आप ही बोर हो जाओगे। आपको आगे में आपके लिए बहुत सारा एनिमेशंस है, वो एनिमेशन वीडियो को देखोगे तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। द की कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर कॉइल ऑफ वायर कॉल वाइंडिंग्स। आपको बस इतना जान जाना है, ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें होती हैं, एक कोर होते हैं, एक वाइंडिंग्स होती है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है फ्रॉम प्राइमरी कॉइल, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड विच इंड्यूसेस वोल्टेज एट द सेकेंडरी कॉइल, दस चेंजिंग द वोल्टेज लेवल। मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी कॉइल में अगर जब आप करंट दोगे, एसी करंट दोगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उस कॉइल में करंट बहेगा, करंट बहने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड जब लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल के साथ तो उससे क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने की वजह से अगर उसमें लोड लगा देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करेगा, और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, जो कि मैं आपको बोला आगे बताऊंगा। और उस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसी को यहाँ वोल्टेज लेवल बोला है। वोल्टेज लेवल ऐसा थोड़ा नहीं है भाई कि जो प्राइमरी में वोल्टेज है वही सेकेंडरी में वोल्टेज होगा, या तो ज़्यादा देगा या तो कम देगा, दो ही चीज़ हो सकता है। जो सेकेंड आउटपुट में जो पावर मिल रहा है वो तो या तो ज़्यादा हो या तो कम हो। अगर ज़्यादा होगा तो स्टेप अप करेगा, और कम होगा तो उसको स्टेप डाउन बोलेंगे। और स्टेप अप करने वाले ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और स्टेप डाउन करने वाले ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इतना दूर समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर मेरे सोशल हैंडल में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। देखिए कितना मज़ा आ रहा है, ये एनिमेशन देखिए, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। देखिए मैं एसी जनरेटर अभी इसको मत देखिए, मान के चलिए कि मैं एसी पावर दे रहा हूँ, एसी पावर दे रहा हूँ। देखिए कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। एसी पावर को मैं इधर दे रहा हूँ, ऐसे 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 घूम रहा है। आप देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी देखिएगा पीछे आने लगा। देखिए देखिए कभी आगे जा रहा है तो कभी क्या हो रहा है, पीछे आने लग जा रहा है। दिस इज बिकॉज एसी का जो नेचर होता है वो क्या होता है, साइनूसॉइडल होता है। और आप जानते हैं जब साइनूसॉइडल का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक पॉजिटिव साइड होता है और एक निगेटिव साइड होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लिए यहाँ पॉजिटिव है और मान लिए यहाँ निगेटिव। मेरे पॉइंटर की तरफ देखिए, यहाँ मान लिए पॉजिटिव है और यहाँ मान लिए निगेटिव है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात कर रहा हूँ। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ही है डायरेक्शन, कभी इस तरफ जा रहा है, देखिए इस तरफ जा रहा है तो कभी इस तरफ जा रहा है। तो और यहाँ क्या हो रहा है, जब एसी पावर हम दे रहे हैं तो करंट इसमें बह रहा है, इस कॉइल में करंट बहने की वजह से इसका देखिए अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स बना है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए बन रहा है। ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से करके बन रहा है। आपको मैं देख रहा हूँ, देखिए नॉर्थ साउथ, कभी नॉर्थ ऊपर चल जा रहा है, कभी नॉर्थ नीचे चल जा रहा है, कभी नॉर्थ ऊपर चल जा रहा है, कभी नॉर्थ नीचे चल जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस विद टाइम। कभी वो पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सब पोलैरिटीज चेंज होते रहता है हर एक इंस्टेंस में। ये इसलिए होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब साइनोसॉइडल ग्राफ देखोगे तो उसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे है तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। और देखिए जो फ्लक्स है ये क्या करेगा, सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है। और इससे देखिए यहाँ बल्ब जल रहा है, बल्ब को एक रजिस्टर की तरह मान सकते हो, एक लोड है, रेजिस्टिव लोड है, जिससे क्या हो रहा है कि बल्ब जल जा रहा है। ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है, और पोलैरिटी भी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एसी जनरेटर क्या कर रहा है, एसी को बना करके भेज रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो कभी इधर हो रहा है तो कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है तो कभी इधर हो रहा है। ये आप एनिमेशन को अच्छा से समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। चलिए सर नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। आर्किटेक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर, मैंने आपको क्या कहा, ट्रांसफार्मर दो चीज़ों से बने हैं, कोर एंड वाइंडिंग। तो बोलता है पागल मास्टर यहाँ तीन चीज़ लिखा है, आप दो चीज़ क्यों अरे रुको भाई, वाइंडिंग ये जो इंसुलेशन है ये दोनों में लगे होते हैं,
मेनली दो ही चीज होते हैं, कोर एंड दी वाइंडिंग्स, एंड द इंसुलेशन इज द एसेसरी पार्ट। लेकिन उसे लगाना पड़ता है, बट उसे हम काउंट नहीं करते हैं आर्किटेक्चर में। बट यहाँ मैं उसका जो भी चीज़ होता है उसके बारे में मैं लिख चुका हूँ। चलिए मैं पढ़ता हूँ क्या है कोर। कोर यहाँ क्या लिखा है, द कोर इज द हार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स टू फ्लो। इट इज टिपिकली मेड अप ऑफ लैमिनेटेड स्टील शीट्स विच मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस। देखिए कुछ है नहीं, आपको सस्ता चीज़ लिखा है, आपको बता दे रहा है। ट्रांसफार्मर का हार्ट किसे कहते हैं, मैं बायोलॉजी हूँ तो बायोलॉजी का एग्जांपल तो दूंगा ही, आपको उसे झेलना पड़ेगा ही। तो कोर इज द हार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का हार्ट क्या है, कोर है। और कोर किससे बने होते हैं, एक लैमिनेटेड स्टील शीट से बने होते हैं। मेरे पॉइंटर को देखिए, स्टील शीट्स, लैमिनेटेड स्टील शीट से बने होते हैं। लैमिनेटेड स्टील शीट्स क्यों करते हैं यूज सर, वो भी बताओ। वो भी मैं बताता हूँ। स्टील शीट्स को लैमिनेटेड इसलिए करते हैं ताकि लॉसेस को कम कर सकें। और लॉसेस जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसे मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा क्यों हम लोग स्टील शीट्स को लैमिनेट करते हैं। विच मिनिमाइजेज द एडी करेंट लॉसेस, अभी मैंने बताया लॉसेस को कम करता है। देयरफॉर टू मिनिमाइज द एडी करेंट लॉस वी यूज द लैमिनेटेड स्टील शीट्स। एक आपका प्लेसमेंट का क्वेश्चन बन चुका है। एक प्लेसमेंट का क्वेश्चन ये है कि लैमिनेटेड स्टील शीट्स का यूज़ हम लोग एडी करेंट लॉस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई पूछ ले वाई वी यूज़ लैमिनेटेड स्टील शीट्स इन कोर, तो आप खुल के जवाब दीजिएगा, तोप लगा दीजिएगा, आग लगा दीजिएगा और बोलिएगा कि वी यूज़ लैमिनेटेड स्टील शीट्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एडी करेंट लॉस। चलिए वाइंडिंग में चलते हैं। वाइंडिंग्स का मतलब होता है ऐसे कॉइल जो कि इंसुलेटेड वायर वाउंड, मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि ये मेरा कोर है, ठीक है, दिस इज अ कोर, ये मेरा कोर है और ये मेरा वाइंडिंग है। आप मेरे इसको देखते रहिएगा, मेरे एक्शन को देखते रहिएगा। दिस इज अ कोर एंड दिस इज अ वाइंडिंग। ये कोर है और ये वाइंडिंग है। देखिए कोर में मैं वाइंडिंग बिछा दिया हूँ और ये जो मैं पकड़ा हूँ इसमें क्या होगा, एक इंसुलेशन भी लगा होगा जो क्या करेगा, कोर को वाइंडिंग के साथ सटने नहीं देगा। वाइंडिंग में जब करंट बहेगा तो वाइंडिंग क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, कोर में दे देगा। कोर एक्ट एज अ पाथ जो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को किसके साथ, किसको लिंक करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को किसके साथ लिंक करेगा, सेकेंडरी वाले के साथ लिंक करेगा। और सेकेंडरी वाले में क्या होगा, इंड्यूस करंट बनेगा। वही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए वाइंडिंग आर द कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड अराउंड द कोर। द प्राइमरी वाइंडिंग रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा फ्रॉम द एसी सोर्स। फ्रॉम द सोर्स, यहाँ सोर्स का है, एसी सोर्स है, मैं आपको एडवांस से सारा कुछ बता रहा हूँ। सोर्स इज हियर एसी सोर्स। हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगा, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होगा। वाइल दी सेकेंडरी वाइंडिंग डिलीवर्स एनर्जी टू द लोड। वही क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करेगा, एनर्जी जो बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, वो क्या करेगा, या इंड्यूस करंट जो बनेगा वो क्या करेगा, लोड में देगा। और उस चीज़ की वजह से क्या होगा, लोड लोड ग्लो करेगा, या लोड में पावर जाएगा, कंज्यूम करेगा पावर को। द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच वाइंडिंग डिटरमाइंस द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। प्राइमरी में कुछ टर्न्स होगा, सेकेंडरी में कुछ टर्न्स होगा, उन दोनों का रेशियो ले लो तो क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो क्या है, दोनों वोल्टेज या दोनों नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है। आपको मैं आगे बताऊंगा N1/N2 इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू I1/I2 I2/I1 इज इक्वल टू K।
के को ही वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। और वोल्टेज का एक रेशियो होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो लेते हैं। चलिए इंसुलेशन बता रहे हैं कि इंसुलेशन क्या चीज़ से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इंसुलेशन इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग शॉर्ट सर्किट्स एंड इंश्योरिंग सेफ ऑपरेशन, आपको सेफ ऑपरेशन करके भी देगा। ये क्या करेगा, वाइंडिंग को कोर से सेपरेट करता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये क्या करता है, एक इंसुलेशन मटेरियल होता है जो क्या करता है, वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंड करता है। जैसा वोल्टेज रेटिंग उसके हिसाब से इंसुलेशन, वोल्टेज ज़्यादा तो इंसुलेशन ज़्यादा, और अगर वोल्टेज कम तो इंसुलेशन कम। तो आप बताइए इंसुलेशन कहाँ ज़्यादा होगा, जनरेटिंग जहाँ हो रहा है, जनरेशन जहाँ हो रहा है, या आपके घर में जो इंसुलेशन वो ज़्यादा होगा। जहाँ जनरेट होता है वहाँ ज़्यादा वोल्टेज पाया जाता है, देयर फोर द इंसुलेशन ऑफ जनरेटिंग स्टेशन इज हायर देन दैट ऑफ द प्रेजेंट इन योर होम। होम में जो इंसुलेशन होता है वायर्स के वो कम होते हैं किसके किसके कंपैरिजन में, जो कि जनरेटिंग स्टेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, वही यहाँ चीज़ लिखा है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आपको ये पेज अच्छे से समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी समझ में नहीं भी आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। देखिए कितना अच्छा एनिमेशन है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज द सेकेंडरी साइड एंड दिस इज द कोर। अरे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। जो बाहर में मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है उसे हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, और जो कोर में रहता है उसे हम लोग लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स भी दो तरह का होता है, लिंकेज फ्लक्स एंड लीकेज फ्लक्स। ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगा। फ्लक्स दो तरीके के होते हैं, लिंकेज फ्लक्स एंड लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स जो फ्लक्स एयर में पाया जाए उसको लीकेज फ्लक्स बोलेंगे, जो फ्लक्स कोर में पाया जाए उसको लिंकेज फ्लक्स बोलेंगे। और यही लिंकेज फ्लक्स क्या करेगा, सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपका इंड्यूस्ड करंट बनेगा। यहाँ तो नहीं बनेगा, यहाँ कोई लोड कनेक्टेड दिख रहा है, नहीं कनेक्टेड दिख रहा है, देयरफॉर यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ तो रहेंगे ही, पर इंड्यूस करंट नहीं बहेगा। अब आपको एक यहाँ नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि जब तक लोड नहीं लगाओगे इंड्यूस करंट नहीं बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज हमेशा बनेगा। अगर आप यहाँ पर फ्लक्स लिंक हो रहा है तो आपका इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, बट जब तक लोड का डिमांड ना आए इंड्यूस करंट नहीं बनेगा। करंट तभी बनता है जब लोड से डिमांड आता है कि हमको दो भाई पावर दो, पावर क्यों नहीं दे रहे। पावर जब तक नहीं दोगे तो उसमें इंड्यूस करंट नहीं बहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ ई, समझ रहे हो ना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ आपका रहेगा प्लस, यहाँ आपका रहेगा माइनस, यहाँ आपका क्या रहेगा ई। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस ई। यहाँ करंट नहीं बहेगा। करंट बहने के लिए क्या चाहिए, डिमांड चाहिए, और यहाँ डिमांड के तौर पे क्या है, ठेंगा। यहाँ डिमांड है ही नहीं, यहाँ लोड है ही नहीं। तो आप बोलेंगे बाबू अरे मास्टर पागल हो गया है, यहाँ एसी पावर भी तो नहीं है। बट मैं मान लिया हूँ, यहाँ दिखाया नहीं गया है, मैं बस कॉन्सेप्ट को समझाना था इसलिए मैं बता दिया कि जहाँ पर लोड नहीं लगा रहता है वहाँ पर इंड्यूस करंट नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ बनता है। ठीक है, ये इतना बहुत सा बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कोर देख लिए, कोर कैसा है, कोर इसको कहते हैं, इस चीज़ को कोर कहते हैं। ठीक है, और वाइंडिंग इसे कहते हैं, जो ग्रीन और रेड से बना है इसे वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, एक मिनट लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ। दिस इज अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज अ सेकेंडरी वाइंडिंग। बहुत आसान, कोर इसे कहते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर सा जो पार्ट दिख रहा है उसको कोर कहेंगे, और ये जो पिंक जैसा जो इस तरह हो रहा है उसे हम लोग फ्लक्स कहेंगे। जो बाहर में फ्लक्स है उसको लीकेज फ्लक्स कहेंगे, जो लिंक हो रहा है कोर के साथ उसको लिंकेज फ्लक्स कहेंगे, क्योंकि वो लिंक करता है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। और जो फ्लक्स बाहर जा रहा है वो लीकेज, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो बस लीक हो रहा है, लीकेज फ्लक्स हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए एसी का बिहेवियर को देखिए। देखिए क्या अभी निगेटिव पॉजिटिव है, देखिए क्या होगा, अपना डायरेक्शन बदल देगा। मैंने क्या कहा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, निगेटिव हाफ साइकिल। मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। दिस इज आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव, एंड दिस इज आपका निगेटिव हाफ साइकिल। देखिए
अभी मान लीजिए, अभी देखिए आ रहा है, देखिए अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव ऊपर, नीचे निगेटिव, देखिए अब क्या हो गया, पोलैरिटी चेंज, निगेटिव हाफ साइकिल में चला गया नीचे, ऊपर निगेटिव, नीचे पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव में चला गया, पॉजिटिव ऊपर, निगेटिव नीचे, फिर देखिए निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव ऊपर, पॉजिटिव नीचे। यही होता है प्रॉपर्टी एसी का। एसी के बिहेवियर को भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर वर्क इन एसी ओनली, डीसी में क्यों नहीं होता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसमें आप खाली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही बातें बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारा रीज़न भी बताऊंगा और लॉसेस भी बताऊंगा, और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइकिल, दिस इज़ अ, एक मिनट, लेजर पॉइंटर हियर, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गया, ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में आ गया, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। यही है बिहेवियर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसे रेस कर देता हूँ पहले। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल, चलिए मैं जिस चीज़ की इंतज़ार था आप लोगों को, मैं उसमें चला गया हूँ कि ट्रांसफार्मर किससे बने हो, कैसे चलते हैं, कैसे वर्क करते हैं। वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करते हैं, ये तो भाई मास्टर पहली पढ़ा दिए। अरे तो पढ़ा दिए तो क्या, इस अब पढ़ने पे मज़ा आएगा। अब तो आपको समझ में आ गया कि कैसे वर्क करते हैं। अब आपको खाली सुनते रहिए कि क्या है, आपको खाली रामायण सुनना है। अब आप रामायण तो जान गए हो, एक बार रिवीजन हो रहा है, यही मान के चलो। देखिए क्या होगा, पहले अल्टरनेटिंग करंट देंगे, एंड एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो। द करंट जनरेट अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड अराउंड द वाइंडिंग्स। देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, ये देखिए एसी क्या कर रहा है, एसी करंट भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग को भेज रहा है, वही लिखा हुआ है। एंड एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ यहाँ सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, आपका एसी वाइंडिंग से आपका एसी वोल्टेज बनेगा, ठीक है। यहाँ ये एसी है ना, एसी सप्लाई है ना, एसी सप्लाई, यहाँ एसी सप्लाई क्या करेगा, अपना एसी करंट भेजेगा, एसी करंट से यहाँ एसी वोल्टेज बनेगा, ठीक है। सो द एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो। मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ बोलने का मतलब है कि एसी, एसी के यहाँ होने की वजह से यहाँ एसी वोल्टेज होगा, पॉजिटिव निगेटिव आपको मैंने बिहेवियर बताया। कभी पॉजिटिव यहाँ, कभी यहाँ पॉजिटिव होगा, कभी यहाँ निगेटिव होगा, कभी यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ भी पॉजिटिव, कभी कभी यहाँ पॉजिटिव रहेगा, कभी यहाँ निगेटिव रहेगा, कभी यहाँ निगेटिव, तो यहाँ कभी यहाँ पॉजिटिव। तो ये हर एक हाफ साइकिल में चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ही यहाँ लिखा हुआ है कि एसी वोल्टेज बनता है प्राइमरी वाइंडिंग में, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट भी नहीं बहेगा। करंट बहने के लिए उसके पास किसी भी वायर में करंट बहाना है तो उसमें पहले पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना होगा। आप कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको बैटरी से एक बल्ब जलाना है, तो बैटरी से एक पॉजिटिव एंड लेंगे, बैटरी से एक निगेटिव एंड लेंगे, और बल्ब के एक पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव एंड को जोड़ेंगे, निगेटिव एंड को निगेटिव एंड से जोड़ेंगे, तभी ना, तब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव निगेटिव बना है, तभी ना बल्ब जला भाई, ऐसे थोड़ी जल गया। याद रख लो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस, पहले वोल्टेज बनता है फिर करंट बनता है, पहले वी होता है फिर आई होता है, ठीक है ना। एंड एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग, इस पहले प्राइमरी वाइंडिंग में पहले एसी वोल्टेज बनेगा, फिर एसी वोल्टेज से क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट बनेगा जो कि फ्लो होगा, और वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम वेरी करेगा। इसलिए यहाँ लिखा है द करंट जनरेट्स अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होते रहेगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव था, अब यहाँ क्या हो गया, निगेटिव हो गया, अब यहाँ पॉजिटिव हो गया। ठीक उसी तरह क्या होगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा। कभी कैसे चेंज हो रहा है, देखिए इसमें, देखिए कभी नॉर्थ नीचे चल जा रहा है, कभी नॉर्थ ऊपर चल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से पोल्स भी चेंज हो रहे हैं। नॉर्थ कभी ऊपर चला जा रहा है, तो कभी नॉर्थ नीचे चला जा रहा है, कभी साउथ ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है। तो देयरफॉर ये प्रूफ करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहे हैं वाइंडिंग में एसी भेजने से। तो यहाँ क्या लिखा है, द एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो। दिस करंट जनरेट्स अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वाइंडिंग्स, ठीक है। तो एसी वाइंडिंग जो रहता है वो क्या करेंगे, एसी करंट बनाएंगे, और एसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वाइंडिंग में।
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द प्राइमरी वाइंडिंग पासेस थ्रू द कोर इंड्यूसिंग एन अल्टरनेटिंग करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब क्या होगा कि अल्टरनेटिंग करंट से अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उस किसी एरिया में फ्लो कर रहा है तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। और वो जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो क्या होगा, प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड बना तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जब कोर में पास होगा, मैंने आपको बताया दो तरह के मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, एक लिंकेज फ्लक्स होते हैं, एक लीकेज फ्लक्स होते हैं। लिंकेज फ्लक्स क्या करते हैं, कोर के थ्रू पास होते हैं और सेकेंडरी को देते हैं। वो फ्लक्स जब सेकेंडरी के पास जाता है तो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, एक इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग करंट, एक इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनता है सेकेंडरी में, और इस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट बनता है जब लोड लगा देंगे तब। ठीक है। अब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, पहला जो यहाँ वोल्टेज था प्राइमरी में वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज हो जाने की वजह से सेकेंडरी में भी एक इंड्यूस ईएमएफ बना। तो या तो वो इंड्यूस ईएमएफ जो इनपुट के वोल्टेज से या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, और आप उसी से डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। वही दिखाया था, इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए, अब आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा, स्टेप अप कब होगा, स्टेप डाउन कब होगा। नंबर ऑफ टर्न्स देखिए मैं बता रहा हूँ, ये प्राइमरी का वाइंडिंग है, सेकेंडरी का वाइंडिंग है, इसमें देखिए कितना टर्न्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्न्स है। इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्न्स हुआ, तो 6:6 मतलब 1:1 का रेशियो, 1:1 रेशियो ट्रांसफार्मर है। बाद में बता देता हूँ, 1:1 ट्रांसफार्मर को हम लोग आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये आपको मैं एडवांस वाली चीज़ बता दिया, दिस इज, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट जगे, इसीलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें भी बता देता हूँ कि आगे भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो 1:1 ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और अगर मान लिए प्राइमरी का वाइंडिंग सेकेंडरी के वाइंडिंग से ज़्यादा होगा तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया स्टेप डाउन में आपको पावर कम मिलेंगे, पावर कम मिलेंगे तो आपको क्या होगा, प्राइम सेकेंडरी में आपको वाइंडिंग भी कम करना होगा, कम वाइंडिंग तो कम पावर, ज़्यादा वाइंडिंग तो ज़्यादा पावर। तो सेकेंडरी का अगर टर्न्स बढ़ा दोगे तो आपको सेकेंडरी का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वही लिखा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है। चलिए कुछ लैग आ गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल में आपको ये तो समझ में आ गया कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ टर्न। आपको मैंने बताया 1:1 ट्रांसफार्मर को आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर टर्न ज़्यादा होगा तो उसका पावर भी ज़्यादा होगा, और टर्न्स कम होगा तो उसका पावर भी कम होगा। देयरफॉर सेकेंडरी के पावर पे डिपेंड करेगा, अगर सेकेंडरी के पावर में ज़्यादा टर्न्स है तो ज़्यादा पावर मिलेगा, कम टर्न्स है तो कम पावर मिलेगा। कम पावर मिल रहा है दैट मीन दैट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दैट इज सेकेंडरी साइड का जो वाइंडिंग है उसमें कम 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 वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग के हिसाब में। और अगर स्टेप अप है मतलब कि ज़्यादा है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है प्राइमरी वाइंडिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर 3 4 तरह के होते हैं, और भी बहुत तरह के होते हैं, बट मास्टर हमको 4 ही तरह के मास्टर आपको 4 ही तरह के ट्रांसफार्मर के बारे में बताएगा। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो सिंगल फेज में काम करे उसको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो 3 फेज में काम करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही वाइंडिंग में दिखा दिया जाता है। टैप्स जानते हो, टैप्स, टैप बोलने का मतलब है कि देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, टैप बोलने का मतलब है मेरे को, 1 मिनट, पेन, मान लीजिए देखिए ये जैसे वाइंडिंग है, इसमें क्या होगा, टैप टैप ये एरो मार्क से दिखाते हैं। टैप को यहाँ रखेंगे, यहाँ मान ले रखें,
तो इतना जो है, इतना जो होगा ये प्राइमरी हो जाएगा, और जितना नीचे है ये सेकेंडरी हो जाएगा। मतलब प्राइमरी कम, सेकेंडरी ज़्यादा, सेकेंडरी ज़्यादा तो क्या, स्टेप स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर ठीक इसका ये उल्टा हो जाए, ये वाइंडिंग है, और अगर इसको नीचे इस तरह से लगा देंगे तो इतना पार्ट क्या होगा, प्राइमरी हो जाएगा, और इतना पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। मास्टर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है जी, सब तो समझ में आ रहा है। अरे ट्रांसफार्मर बहुत आसान है, और मैं आपको इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा कि आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगा। चलिए, और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर तो सिंगल फेज में काम होता है। यूज फॉर द सिंगल फेज सर्किट टिपिकली फॉर रेजिडेंस, घर में जो यूज होता है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। आप देखो सॉकेट, सॉकेट में 3 तो पिन होता है। जो आपका जो घर में जो सॉकेट देख रहे हो उसमें 3 पिन होते हैं। एक तुम्हारा लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, ग्राउंड होता है। ग्राउंड को तो छोड़ दो, एक तुम्हारे लाइव और एक न्यूट्रल होते हैं। लाइव में RYB 3 फेज है, तीनों में से कोई एक फेज आएगा, ठीक है, उसमें एक फेज आएगा। और एक न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल आपका 3, देखिए स्टार कनेक्शन में एक न्यूट्रल आता है, वो एक न्यूट्रल आता है। सो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें सिंगल फेज होते हैं, या तो आर होगा, या तो वाई होगा, या तो बी होगा, तीनों साथ में नहीं रहेंगे। 3 फेज ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें तीनों फेज होते हैं, आर वाई बी। आर भी रहेंगे, आर भी रहेंगे, वाई भी रहेंगे, और बी भी रहेंगे, तीनों रहेंगे, ठीक है। और ये हाई पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, याद रखिएगा। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होते हैं, रेसिडेंशियल या स्मॉलर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में यूज होता है, हाई पावर में यूज होता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं, आपको टैप वाला मैंने बताया है, सिंगल वाइंडिंग, एक ही वाइंडिंग होगा जिसमें टैप लगे होंगे, और उसी से हम लोग वोल्टेज का एडजस्टमेंट करते हैं। ऊपर टैप को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्राइमरी कम होगा, सेकेंडरी सेकेंडरी ज़्यादा होगा। प्राइमरी ऊपर में कम रहेगा, नीचे में सेकेंडरी ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, स्टेप अप बना देंगे। और उसको टैप को नीचे ले जाओगे तो प्राइमरी बड़ा हो जाएगा, सेकेंडरी का छोटा हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज का एडजस्टमेंट से हम क्या कर सकते हैं, और ऑटो ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। और उसका एक सिंगल वाइंडिंग होता है, अलाउइंग द वोल्टेज। दे आर यूज इन द एप्लीकेशन वेयर द वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर आपको क्या करना हो, ऐसा जगह लाया जाता है जहाँ पर आपको अचानक से वोल्टेज बढ़ाना हो या घटाना हो, उस जगह में यूज करते हैं। वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट में यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका यूज मेजरमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, प्रोटेक्शंस के लिए भी यूज किया जाता है, मीटरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। यूज फॉर मेजरिंग हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। हाई वोल्टेज, वोल्टेज को कौन नापता है, वोल्ट मीटर नापता है। करंट को कौन नापता है, एमीटर नापता है। तो वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा हो तो वोल्ट मीटर नहीं नाप सकता, तो उसके लिए एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं जो वोल्टेज को नापते हैं। करंट, कम करंट को एमीटर नाप सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट है तो उसको एमीटर नहीं काम कर पाएगा। उस जगह में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा। तो ही लिखा है, यूज फॉर द मेजरिंग हाई वोल्टेज एंड करंट इन द पावर सिस्टम। दे प्रोवाइड अ स्केल डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ। सीटी को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक रेशियो में बांट देना पड़ता है। जैसे मान लिए 1000 वोल्ट का 5, 200 का 2, 100 का 1, तो क्या कर रहा है कि उस रेशियो में तोड़ देता है। आपको 1000 वोल्ट को 5 में तोड़ दिया, 200 को 2 में, एक को एक, 100 को 1 में, मतलब क्या कर रहा है, उस रेशियो में तोड़ देता है। और आपको उस रेशियो का ही रीडिंग दिखाता है। वो जो रीडिंग दिखा रहा है आपको पता चल जाएगा जब उसका मैनुअल पढ़ोगे, तो उसमें उस रेशियो का क्या वोल्टेज हो सकता है वो दिया रहता है। मतलब इतना कहना है, ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है तो स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा, तो इसका बस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट के लिए भी काम आते हैं। सेकेंड मोस्ट थिंग इज दैट इसका यूज आपके वोल्ट, इसका यूज कम करने के लिए भी यूज होता है। स्केल डाउन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज को कम करने के लिए भी यूज होता है। मैं इसके लिए भी एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जिसमें मैं आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को डिटेल में पढ़ाऊंगा। इतना दूर समझ गए हैं? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैं आपको बता चुका हूँ, बस इसमें मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड से जो वोल्टेज होता है वो कम होता है सेकेंडरी साइड के हिसाब में। सेकेंडरी आउटपुट में ज़्यादा चाहिए, स्टेप अप है मतलब कि सेकेंडरी में ज़्यादा पावर चाहिए, देयरफॉर प्राइमरी का वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग से
कम रखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होगा प्राइमरी वाइंडिंग से, देयरफॉर और वोल्टेज क्या होगा प्राइमरी वाइंडिंग में कम वोल्टेज होगा, बिकॉज में कम वाइंडिंग है तो कम वोल्टेज, सेकेंडरी में ज़्यादा वाइंडिंग तो ज़्यादा वोल्टेज। दे आर कॉमनली यूज इन पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज़ होता है बिकॉज हाई पावर चाहिए, तो हाई पावर के लिए पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होगा। रिड्यूस पावर लॉसेज ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस पंजाब से झारखंड भेज रहे थे करंट, तो उसके लिए तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए भी पावर लॉसेस के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अब यहाँ पावर लॉसेस कैसे, पावर लॉसेस क्या होता है मुझे बताइए। पावर लॉसेस होता है आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस। आपको मैं पहले बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट पावर फ्लो करते हैं, मतलब क्या कि प्राइमरी में जो पावर होंगे वही सेकेंडरी में भी पावर होंगे, पावर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पावर इज कांस्टेंट। तो क्या होगा कि वोल्टेज को अगर वोल्टेज को ज़्यादा करोगे तो करंट कम हो जाएगा, तो क्या होगा इंक्रीज द वोल्ट, मतलब कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज़्यादा होगा, सेकेंडरी साइड के का वोल्टेज ज़्यादा होगा मतलब करंट कम होगा। पावर कस्ट क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, आप जानते हो वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, छोड़िए अभी वो सब मत जानिए, बस पी इज इक्वल टू वी आई होता है। तो अगर आपको आई इक्वल टू क्या करना पड़े, आई इज इक्वल टू पी वाई वी कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू पी वाई वी कर सकते हैं। अब पावर मैंने आपको बताया कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, पावर इज कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर, तो पावर कांस्टेंट हो गए, इसे उड़ा दो, तो आई इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब वोल्टेज ज़्यादा तो करंट कम। देखिए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है कि सेकेंडरी साइड में हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो वोल्टेज बढ़ा देने की वजह से करंट कम हो जा रहा है, करंट कम हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा पावर लॉसेस भी कम हो जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? ओके, इरेज कर देता हूँ ताकि और कोई कॉन्सेप्ट हो तो बताने का जगह रहे बताने के लिए। आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना क्वेश्चंस डाल दीजिए, मैं बता दूंगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं वोल्टेज। आप इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, इसमें वोल्टेज डिक्रीज होगा, देयरफॉर बाइंडिंग ऑफ द सेकेंडरी बाइंडिंग क्या होगा, इसमें कम हो जाएगा। और ये कहाँ यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपके घर में जो पावर चाहिए वो कम चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आपको मेरा लेक्चर देखना है तो आपको क्या करना होगा, लैपटॉप में कम पावर देना होगा, तो घर वगैरह में क्या होता है कम पावर यूज़ करना रहता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेजोरिटी ऑफ टाइम्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं पावर सिस्टम में। देयरफॉर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके लोअर वोल्टेज के लिए होते हैं, रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होते हैं। आपको यहाँ तक सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया है, मैं दुआ करता हूँ आपको इतना दूर तक समझ में आया होगा। ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करते हैं देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग देखिए ज़्यादा है प्राइमरी वाइंडिंग से, तो क्या होगा वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा। आपको मैं बताया करंट कैसे डिक्रीज होता है। आगे में भी एक मैं ऐसा चीज़ रखा हूँ, ऐसा एक स्लाइड रखा हूँ जिसमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि करंट और वोल्टेज कैसे के बीच में क्या रिलेशन है, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये वाला मैं आपको अच्छा से बताऊंगा। लेकिन आपको मैं काम चलाओ के लिए पहले बता दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइमरी साइड में क्या है कम वाइंडिंग है, सेकेंडरी साइड में ज़्यादा वाइंडिंग है। यहाँ स्टेप डाउन में क्या देखिए, प्राइमरी साइड में ज़्यादा वाइंडिंग है, यहाँ कम। देखिए जहाँ कम वाइंडिंग है वहाँ कम कम पावर, जहाँ ज़्यादा वाइंडिंग वहाँ ज़्यादा पावर। मैं पॉइंटर की तरफ देखिए, यहाँ पॉइंटर जो है, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है कम कम वाइंडिंग है, तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा पावर ज़्यादा होगा। गलत बच्चे, गलत पढ़ रहे हो, नहीं, जहाँ वाइंडिंग कम वहाँ पावर भी कम, जहाँ वाइंडिंग ज़्यादा वहाँ पावर भी ज़्यादा। समझ रहे हो? जहाँ वाइंडिंग ज़्यादा वहाँ पावर ज़्यादा, मतलब क्या है कि प्राइमरी में यहाँ पावर कम है, सेकेंडरी में यहाँ पावर ज़्यादा है, यहाँ प्राइमरी में पावर ज़्यादा है, ऐसे सेकेंड। स्टेप अप मतलब कि पावर सेकेंडरी साइड में ज़्यादा रखना है, यहाँ देखिए इसलिए ज़्यादा रखा गया है। यहाँ क्या है स्टेप डाउन मतलब सेकेंडरी साइड में पावर कम रखना है, वोल्टेज कम रखना है, देयरफॉर दैट इज व्हाई हम वी हैव यूज्ड दिस। पावर कम रहना, सॉरी पावर तो कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज कम रखना है, सॉरी वोल्टेज कम रखना है या फिर वोल्टेज को ज़्यादा करना है। मैं तब से पावर पावर कर रहा हूँ, मैं अभी रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ, जहाँ मैं पावर बोला वहाँ वोल्टेज बोलना चाह रहा था, सॉरी। तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा रखना है, वोल्टेज को कम रखना है, ठीक है।
चलिए देखिए, अब आपको मैं बताऊंगा कि करंट इंक्रीज होता है तो वोल्टेज डिक्रीज क्यों होता है ट्रांसफार्मर में। इन अ ट्रांसफार्मर द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉलो द पावर कंजर्वेशन। पावर कंजर्वेशन हमने पढ़ा होगा 12th में कि जो प्राइमरी साइड का जो पावर होता है और जो सेकेंडरी साइड का पावर होता है वो नियरली इक्वल होता है। मतलब कि पावर ऑफ प्राइमरी साइड एंड द पावर ऑफ सेकेंडरी साइड इस बोथ से, मतलब कि यहाँ का जो पावर होगा और यहाँ का जो पावर होगा वो सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर होगा, वोल्टेज का अंतर होगा और करंट का अंतर होगा। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। द टोटल पावर ऑन द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द टोटल पावर ऑन द सेकेंडरी साइड अज्यूमिंग नो लॉसेस। मतलब मान लिया अगर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है तो पावर ऑफ प्राइमरी साइड इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी साइड। ये याद रख लीजिए, गांठ बांध दीजिए। ट्रांसफार्मर में पावर, मैंने बहुत देर से गलत गलत बोल रहा था, नहीं, पावर आपका कांस्टेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ जहां पर वाइंडिंग ज़्यादा होगा, मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, एक बार बता देता हूँ, जहां पर वाइंडिंग ज़्यादा वहां वोल्टेज ज़्यादा, जहां वाइंडिंग कम वहां वोल्टेज कम। ठीक है, चलिए, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अब कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। द वोल्टेज, इफ द वोल्टेज इंक्रीज, अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट कम होता है, और अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट ज़्यादा होगा। वैसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है जिसका पावर रेटिंग थाउजेंड वाट है। एक 1000 वाट का एक ट्रांसफार्मर है, 1000 वाट का एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसका आपको क्या करना है, उसको स्टेप डाउन करना है। तो प्राइमरी साइड में हम 500 वोल्ट दे रहे हैं, दो दो एम्पेयर करंट दे रहे हैं, तो पावर क्या होगा 500 इंटू दो। आपको मैंने बताया था P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो V क्या है 500, I क्या है 2 एम्पियर। तो 500 इंटू 2 एम्पियर इक्वल टू 1000 वोल्ट एम्पियर। मतलब इतना पावर आया आपका, 1000 वोल्ट एम्पियर पावर आया। और सेकेंडरी साइड में मान लिए स्टेप डाउन होकर के 250 हो गया, तो वोल्टेज क्या हुआ 500 से 250, मतलब वोल्टेज घट गया। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज का घटना, वाइंडिंग कम तो वोल्टेज भी कम। तो यहाँ वाइंडिंग, सेकेंड स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में आपका वाइंडिंग कम होता है तो यहाँ वोल्टेज भी कम होगा। तो 500 से आपका 250 में आ गया, जिसकी वजह से पावर कांस्ट, आप जानते हैं पावर कांस्टेंट होता है। देखो करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। पावर घट गया तो करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो पावर वही आएगा। पावर को हमको 1000 वाट दिया गया और 250 वोल्ट आया। करंट कितना होगा, करंट 4 एम्पियर। मतलब पहले करंट था आपका 2 एम्पियर, अब कितना हो गया 4 एम्पियर। मतलब क्या कि 4 एम्पियर का 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, मतलब कि करंट इंक्रीज कर रहा है 500 से 250 वोल्ट, मतलब वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। ठीक उसी तरह स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देखिए कि प्राइमरी साइड में 250 रखे हैं और 4 एम्पियर रखे हैं तो पावर 1000 वी आ रहा है। और अगर सेकेंडरी साइड में क्या कर दिए 250 से 50, मतलब कि वोल्टेज बढ़ा दिए। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ा देना। देयरफॉर क्या होगा, पावर तो 1000 वोल्ट ही रहेगा और वोल्टेज दे दिया है तो करंट निकालेंगे तो करंट का आपका 2 एम्पियर आएगा। मतलब क्या, करंट ड्रॉप हो गया जब वोल्टेज इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज वोल्टेज डिक्रीज करंट, डिक्रीज वोल्टेज इंक्रीज करंट। ये समझ गए। द की आइडिया इज दैट द ट्रांसफार्मर ट्रेड बोलने का मतलब ट्रांसफॉर्म कर देता है वोल्टेज फॉर करंट। मतलब वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट सोचता है मैं क्या करूं, वोल्टेज बढ़ गया है तो करंट बोलता है मैं घट जाता हूं, तभी मुझे इक्वल सेम वो पावर मिलेगा। उसी तरह अगर वोल्टेज घट जाता है तो पावर बोलता है अरे भाई अब हमको तो पावर को गेन करना पड़ेगा इसलिए बढ़ जाता हूँ। चलिए मैं आपको रियल लाइफ केस बताता हूँ। अगर मान लिए आपको 100 मीटर का रास्ता है। मान लिए आप और आपकी बहन चल रही है। आप मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें से 500 किलोमीटर आपकी बहन चल गई। चलिए एग्जाम्पल है यार, कुछ भी मान लो, 1000 2000 किलोमीटर मान लो ना भाई, 1000 किलोमीटर तुमको चलना है। चलिए आपके सस्ते चीज के लिए मैं बता देता हूँ, 1 किलोमीटर 100 मीटर है, मान लीजिए 100 मीटर में 2 मीटर आपकी बहन चली तो आपको तो ज़्यादा चलना पड़ेगा ना उस 1000 किलोमीटर को करने के लिए। मान लिए कि आपकी बहन ज़्यादा चल ली। मान लिए 100 मीटर में 8 मीटर आपकी बहन चल चल गई तो आपको तो कम कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस। क्योंकि और अब आप बोलिएगा मास्टर पागल हो गया है क्या, इतना पढ़ा के पागल हो गया है, बहन उतना चली तो मेरे को शुरू से मैं चलूंगा तो मुझे तो उतना ही चलना पड़ा। नहीं भाई, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी आपका बहन चला रही है, आपकी बहन अगर 2 मीटर ही जाएगी तो आपको फिर पैदल आगे चलना पड़ेगा उतना डिस्टेंस। तो आपको उसको कंपनसेट करने के लिए आपको चलना पड़ा ज़्यादा। और अगर आपकी बहन 8 मीटर चला दी गाड़ी तो आपको 2 मीटर कम कम चलना पड़ रहा है।
तो ही है कि वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट को कम करना होगा, अगर करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज को बढ़ाना होगा, या फिर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट को बढ़ाना होगा, या करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज को बढ़ाना होगा। समझ जाइए बस, वाइस वर्सा जो भी है। अब चलिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, कोर टाइप होते हैं, शेल टाइप होते हैं। कोर टाइप में वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, मतलब देखिए कोर टाइप में क्या होगा, ये कोर है, कोर के दोनों एंड में वाइंडिंग लग गए हैं, मतलब क्या है कि वाइंडिंग सराउंड द कोर, कोर को, ये कोर है, कोर को वाइंडिंग घेर के रख दिया है। और इसमें क्या है, कोर सराउंड द वाइंडिंग। अभी देखिए कोर को, इसमें क्या है, कोर को वाइंडिंग सराउंड करके है। इस वाइंडिंग को बोला कि हम थोड़ी पीछे रहेंगे, हम तुमको सराउंड कर देंगे, तुमको घेर देंगे। तो ये वाइंडिंग को घेर लिया है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, वाइंडिंग कोर को घेर लिया है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में शेल कोर सेल को घेर लिया है। मतलब समझ गए, मतलब वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, कोर टाइप में, और शेल टाइप में कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। अब एडवांटेज सुनिए, सिंपलर कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन सिंपल है, दो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी आपको डायरेक्टली दिख रहा है, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डायरेक्टली दिख रहा है, मतलब सिंपल है। आपको दोनों दिख गया मतलब सिंपल हो गया, क्योंकि सिंपल आप ट्रांसफार्मर जानते हैं, प्राइमरी होता है सेकेंडरी होता है, आपको दिख रहा है। दैट इज वाई इट इज अ सिंपलर कंस्ट्रक्शन। और इसको मैन्युफैक्चर करना भी आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। किसी को बताना हो कि किसमें खराबी है, प्राइमरी में खराबी है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में खराबी है, तब तुरंत बता दोगे, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ है। समझ गए। और यहाँ क्या हायर एफिशिएंसी, इसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड होता है। इस यही एक वाइंडिंग के यही एक वाइंडिंग होता है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग भी अंदर होगा, या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग बाहर होगा, या अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग बाहर प्राइमरी वाइंडिंग होगा। तो ये थोड़ा सा इसका जो 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 इसका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। वो आपको पता चलेगा आगे जब मैं बताऊंगा इसका एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा होता है। इसका नॉइज़ लेवल भी कम होता है और इसका इंसुलेशन भी बेटर होता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ ट्रांसफार्मर का एडवांटेजेस। ट्रांसफार्मर को अगर अपना घर में रखिएगा तो आपका नानी घर पहुंचेगा, बोलेगा कौन कौन बच्चा बोल रहा है कि पहुंच जाएगा, भाई कोई कोई नहीं पहुंचेगा। ट्रांसफार्मर वर्क फ्रॉम होम, ये याद रखिए, ट्रांसफार्मर आपका घर में है तो घर में ही वर्क करेगा। तो फोर इसके पास से कोई रोटेशनल लॉसेस नहीं होगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, रोटेशन हो रहा है तो रोटेशनल लॉसेज होगा, एयर फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनल लॉसेज होगा, विंडेज लॉसेज होगा। तो इसमें क्या है कि ये स्टेटिक है, देयरफॉर इट हैज़ हाई इफिशिएंसी, और सबसे इफिशिएंसी ज़्यादा होगा। इसका टिपिकली 95 से 99% इफिशिएंसी पाया जाता है। मैं आपको आगे वाले लेक्चर में एफिशिएंसी भी बताऊंगा कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। if it is rotated then it would have rotational as well as windage loss which is there in case of three phase induction motor। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर से कम होता है बिकॉज उसमें रोटेशन होता है, इसमें रोटेशन नहीं होता है। दैट इज वाई इट हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 95 to 99%। और इसमें एनर्जी लॉसेस भी कम होता है, उसमें रोटेशन हो रहा है तो रोटेशनल एनर्जी भी होगा, इसमें रोटेशनल एनर्जी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई रोटेशन नहीं होता। देयरफॉर इट हैज़ लिटिल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ट्रांसफार्मर कैन रेगुलेट द वोल्टेज, वोल्टेज कम है, मान ली कम वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज को बढ़ा देगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और आउटपुट वोल्टेज इज विद इन द डिजायर्ड रेंज, और आउटपुट वोल्टेज को भी एक डिजायर्ड रेंज में रखा जाता है। आइसोलेशन, ट्रांसफार्मर प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन में, देखिए आपको मैंने बताया था 1:1 ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। देयरफॉर आपको क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को दोनों को सेम रखते हैं, मतलब कि दोनों का रेशियो सेम रहता है। इसीलिए क्या करता है ट्रांसफार्मर आइसोलेशन भी प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, और ये सेफ्टी के लिए और प्रिवेंशन शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है, शॉर्ट सर्किट होने से ही बचाता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। सेफ्टी, स्टेपिंग डाउन ट्रांसफार्मर, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बह रहा है उसको क्या करें, वोल्टेज को कम कर देगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। इससे क्या होगा कि कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट होने का रिस्क भी घट जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर। सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो शॉक ज़्यादा लगेगा, वोल्टेज कम रहेगा तो आपको शॉक भी कम लगेगा। तो
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है कि आपके इलेक्ट्रिकल शॉक के रिस्क को भी घटा दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन यूज होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ट्रांसफार्मर आर यूज टू स्टेप अप द वोल्टेज फॉर एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफार्मर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है बाबू। आप बोलिएगा मैं बम बम फोड़ दूंगा, आप ऐसा सा सवाल पूछिएगा तो बहुत आसान सवाल है। इसका जवाब है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करूंगा फ्रॉम द पावर प्लांट टू द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। मतलब कि पंजाब से हमको झारखंड भेजना है तो पंजाब जनरेटिंग स्टेशन हो गया, झारखंड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव सबस्टेशन हो गया। तो उन दो तो क्या होगा कि हम जहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं वहाँ पर एक पावर ट्रांसफार्मर लगाएंगे। पावर ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे ताकि लॉ यहाँ पर सेंडर जहाँ है, जहाँ से हम भेज रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइंस में रेजिस्टेंस पाया जाता है। मैं आपको पावर सिस्टम में पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वजह से आई स्क्वायर आर लॉस होगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी जैसे मान लीजिए ये वायर है, इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा। जब मैं यहाँ से करंट भेज रहा हूँ और यहाँ से करंट डालूंगा और यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से करंट डाल रहा हूँ और यहाँ से करंट निकल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमको ज़्यादा करंट देना होगा, यहाँ कम करंट मिलेगा क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस है, कुछ लॉसेस रेजिस्टेंस ले लेगा। देयरफॉर यहाँ वही बोला जा रहा है कि हम लोग स्टेप अप करके आपको जनरेटिंग स्टेशन से पावर प्लांट तक हम लोग भेजते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन में यूज होता है। हमको बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिला, हम वोल्टेज को कम करके आपके घरों में भेजेंगे। आपको मैंने बताया कि मेरा लेक्चर देखना होगा तो आपको लैपटॉप में कम पावर चाहिए, तो कम पावर के लिए आपको कम वोल्टेज चाहिए, कम वोल्टेज के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा, आपका रेसिडेंस में कम वोल्टेज पहुंचेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल में हैवी वर्क होता है, देयरफॉर हम लोग को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, देयरफॉर वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। रेसिडेंशियल एप्लीकेशन में आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, देयरफॉर सिंगल फेज चाहिए होता है घर में, देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्टेप डाउन करके हम आपको देते हैं। घर में आपका कम पावर आता है, ठीक है। चलिए सब तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अब तो बस रीडिंग मारना। लिमिटेशन क्या है, इफिशिएंसी लॉसेस, द ट्रांसफार्मर नॉट परफेक्ट एफिशिएंट। ये 100% एफिशिएंट नहीं होता, ये इसका लिमिटेशन बता सकते हैं कि ये 100% एफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी एनर्जी लॉसेस होते हैं हीट के फॉर्म में, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग एंड द कोर लॉसेस, इसके वाइंडिंग में भी रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है, कॉपर लॉस एंड कोर लॉस। कोर जो होते हैं, कोर में कोर लॉस होता है, और वाइंडिंग जो कि कॉपर से बने होते हैं उसमें कॉपर लॉसेस होते हैं। देयरफॉर कॉपर में भी रेजिस्टेंस होगा, उसके कारण भी कुछ लॉसेस होंगे। देयरफॉर एफिशिएंसी इसमें 100% ना होकर के 99% होता है। हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। हार्मोनिक्स नॉन लीनियर लोड में पाया जाता है। अभी खाली ज़्यादा कुछ इसमें नहीं जानिए, बस हल्का फुल्का जानिए, मैं आपको आगे सारा कुछ पढ़ाऊंगा। नॉन लीनियर लोड कैन इंट्रोड्यूस हार्मोनिक्स इनटू अ पावर सिस्टम विच कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस। बस इतना जान जाइए कि हार्मोनिक की वजह से आपका ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस घट जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, आप देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, नॉइजी होता है। आपको मैं बताऊंगा आगे में लॉसेज में कि हिस्टेरिसिस लॉस की वजह से ट्रांसफार्मर में भी बजी साउंड आता है, तो वो नॉइजी बन जाता है। और मैंने आपको बताया कि कॉपर लॉस में भी रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसमें हीट लॉस भी होगा और नॉइज भी प्रोड्यूस होगा, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हो सकता है, इन्वायरमेंट को भी हार्म कर सकता है। एंड द नॉइज से नॉइज पॉल्यूशन, हीट से थर्मल पॉल्यूशन, एंड द इंसुलेटिंग ऑयल यूज इन द सम ट्रांसफार्मर कैन पोज इन्वायरमेंटल रिस्क। मैं बताऊंगा आगे में कि जो हीट जो प्रोड्यूस होता है, उस हीट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। तो जब ज़्यादा गर्म होगा तो ऑयल एक बुकोज रिले होता है, जो क्या करता है कि बताता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ चुका है ट्रांसफार्मर का। मैं बहुत ही अच्छा से आगे मैं बताऊंगा, बस इतना जान के रखिए कि बुकोज रिले होता है जो क्या करता है कि बताता है कि आपका टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसफार्मर बढ़ गया है, थर्मल जो भी हीट है वगैरह जो भी है वो बढ़ चुका है। तो देयरफॉर ये
क्या होगा, कभी ब्लास्ट भी हो जाता है ट्रांसफार्मर, तो ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है, वही यहाँ लिखा हुआ है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, इसका पीरियोडिक मेंटेनेंस करना पड़ता है, रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है, और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसको बनाने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, ये भी डिसएडवांटेज। वही लिखा, ट्रांसफार्मर रिक्वायर पीरियोडिक मेंटेनेंस एंड रिपेयर टू इंश्योर रिलेबल ऑपरेशन। एक, एक स्मूथ ऑपरेशन के लिए आपको इसमें आपको पीरियोडिक मेंटेनेंस करना पड़ता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली भी होता है। चलिए लास्ट में चलते हैं, चलिए मेरे लास्ट स्लाइड है, इसमें आप बस जान जाइए कि ट्रांसफार्मर आर इनडिसेबल कंपोनेंट इन मॉडर्न पावर सिस्टम। मॉडर्न पावर सिस्टम में एक की रोल परफॉर्म करता है, वही लिखा है। इनडिसेबल कंपोनेंट का मतलब ये ऐसा ट्रांसफार्मर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बगैर पावर सिस्टम नहीं चल सकता है। इनेबलिंग द एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही एफिशिएंट वे में करके देता है। वही यहाँ लिखा है, ट्रांसफार्मर इंडिसेबल कंपोनेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक सिस्टम, जिसके बगैर काम नहीं हो सकता। इनेबलिंग द एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी करके देता है। एज टेक्नोलॉजी एडवांस है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, रिसर्च कंटिन्यू हो रहा है। इम्प्रूविंग ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है जैसे जैसे आगे धीरे धीरे। पहले जो ट्रांसफार्मर बना था उसका एफिशिएंसी बहुत कम था, 80% मान के चलिए एफिशिएंसी था, और अभी का ट्रांसफार्मर 99% की एफिशिएंसी देते हैं। देयरफॉर जैसे जैसे मॉडर्न टाइम जा रहा है वैसे वैसे ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी बढ़ रहा है, लॉसेस भी रिड्यूस हो रहा है, और इन्वायरमेंटल कंसर्न भी कम हो रहा है। फ्यूचर डायरेक्शन इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मटेरियल, बहुत ही एडवांस मटेरियल यूज़ हो रहा है ट्रांसफार्मर में। स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन का यूज़ हो रहा है, और यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस बढ़ जा रहा है और रिलेबल हो जा रहा है, टिकाऊ बन जा रहा है। चलिए थैंक यू, इतना थैंक यू, आप इतने पेशेंटली सुने फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड बात ये है कि आपको मैं दुआ करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा, और आपको कभी अगर आपको डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, या फिर मैंने पहला लेक्चर जो डाला है उसमें भी मैंने सोशल हैंडल का लिंक दिया है, आप उसमें भी जा करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसमें टेलीग्राम का लिंक है, लिंक्डइन का भी लिंक है, जिसमें व्हाट्सएप का भी लिंक है, व्हाट्सएप का नहीं है, यूट्यूब का लिंक है, और एक आपका और एक है आपका इस इंस्टाग्राम का लिंक। उसमें आप जा करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सोशल हैंडल में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, अरे देखिए भाई हम बार बार नहीं बोलेंगे, ये मेरा काम नहीं है, मैं बस आपको यही बोलूँगा कि मास्टर है, दया करो भाई, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और अगर कोई भी आपको लगता है कि मेरे लेक्चर में कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सर आपको पढ़ाने के स्टाइल में ये चेंजेस करना चाहिए, ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मैं उसे ज़रूर गौर करूँगा और मैं अगले लेक्चर में ज़रूर उसे इम्प्लीमेंट करूँगा। चलिए थैंक यू एंड जय हिंद। चलिए।